नमस्कार, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के तहत होने वाले बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड बीएससी फॉरेस्ट्री में जो एडमिशन हो रहा है, यूजी का काउंसलिंग प्रोसीजर, उसके बारे में अधिक जानकारी और सटीक जानकारी के लिए मैं उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साजा जिला बेमेतरा के अधिष्ठाता महोदय से आपको बताऊंगा कि क्या होगा काउंसलिंग प्रोसीजर, कैसे हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका स्वागत है सर हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज जो अभी महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है यूजी का, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और साथ ही जो अभ्यर्थी अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, क्या बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या स्कोप है, हम बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद क्या कर सकते हैं। कृषि और उद्यानिकी के प्रति जो हमारी जो एक नई पीढ़ी आ रही है उसके अंदर रुझान की कमी है, और ये कहीं न कहीं कृषि एवं जो उद्यानिकी के विषय में जो शिक्षा की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो हमारा जो यूथ है जो आगे आ रहा है, आने वाली जो पीढ़ी है, ये कहीं न कहीं इन क्षेत्र के विषयों के बारे में उनकी जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से उनकी रुचि इस क्षेत्र में पनप नहीं रही है। इस वजह से विद्यार्थी कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र से भागते हैं। मैं अगर महत्ता की बात करूं तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इस पृथ्वी को की पारिस्थितिकी को बैलेंस करने के लिए एटलीस्ट 33% वेजिटेशन इस धरती पर आवश्यक है, और इस दृष्टिकोण से और मानव की जो एक मुख्य सबसे जो कह लीजिए कि अत्यधिक आवश्यकता है जो भोजन की, इन दोनों दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में उद्यानिकी जो विषय है इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में सर अभी छत्तीसगढ़ राज्य में एकलौता महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है जो बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स ऑफर करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स करिकुलम कैसा रहता है, कितने साल का है, और अगर जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट इससे कम ग्रेजुएट होंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप जो अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, स्वयं का उद्यम, तो अगर कोई खुद का व्यवसाय करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो उसमें वो क्या कर सकता है, इसके बारे में सर बिल्कुल। यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उद्यमी बनने की बात करें, तो इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उद्यम स्थापित करने के बहुत अपार संभावना है। उद्यानिकी विषय में, फॉरेस्ट्री में भी यही तथ्य लागू होता है। जहाँ तक कोर्स सिलेबस और कोर्स की बात है और विश्वविद्यालय की बात है, तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 2019 में छत्तीसगढ़ शासन के एक्ट के तहत, 2019 एक्ट के तहत, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से उसमें जितने भी उद्यानिकी महाविद्यालय संबद्ध थे, संघटक महाविद्यालय थे, इन सभी महाविद्यालयों के साथ एक ये नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इस विश्वविद्यालय में जो 2 डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं उद्यानिकी विषय में और वानिकी विषय में, तो स्नातक स्तर पर यदि देखा जाए तो ये 4 साल का दोनों ही विषयों में कोर्स है, और इसका एक सिलेबस है। आईसीआर से जो निर्धारित सिलेबस है उसी सिलेबस की पढ़ाई यहाँ होती है, और उसी के आधार पर विद्यार्थियों को यहाँ स्नातक उपाधि दी जाती है। सर, और हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो कौन कौन से ऐसे जॉब ऑप्शंस हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो ग्रेजुएट। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अब इस भारतवर्ष में कृषि के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो उद्यानिकी जो विषय है इसकी बड़ी महत्ता है। मैंने बताया कि ये कारण है। अब अगर उन कारणों को दृष्टिगत रख करके आप आकलन करें तो उद्यानिकी विषय में जो हमारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो डिग्री ले रहे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट के सेक्टर में ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, ये किसी भी
आप कह लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी ग्रेजुएशन लेवल की एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी के लिए ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कृषि विभाग के तमाम पद जो जैसे आपका RHEO है, RHEO है, ये इसके लिए एलिजिबल हैं। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र हमारा कृषि का और उद्यानिकी का क्षेत्र ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी निर्धारित है और उन प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है जो कृषि और उद्यानिकी वानिकी के क्षेत्र में जो आदान उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह की तमाम प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं, तमाम प्राइवेट फर्म्स हैं, तमाम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपार संभावनाएं हैं। यदि वो आप नौकरी करना चाहते हैं तो ये संभावनाएं प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। और चूँकि ये जो कोर्स है 4 साल का, इसमें लगभग 60 से 65% जो कोर्स का सिलेबस है वो कौशल आधारित सिलेबस होने के कारण इस विषय में डिग्री लेने वाले विद्यार्थी इतना सक्षम होते हैं कि वो इन क्षेत्रों में अपना स्वयं का भी रोजगार स्थापित करके बाकी लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी सर। जो अभी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं सर, अभी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कि कॉलेज का अलॉटमेंट कब हो रहा है और उसके बाद अभ्यर्थियों को क्या करना होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, प्रवेश के लिए जो एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ में व्यापम है। व्यापम के माध्यम से प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं स्नातक की जो उपाधि है उस कार्यक्रम के लिए। विश्वविद्यालय में जो हमारे उद्यानिकी के जो संगठक महाविद्यालय हैं और वानिकी विषय में जो संगठक महाविद्यालय हैं, इनमें प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसकी भी अंतिम तिथि 13 तारीख बीत चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम, ये PAT की जो परीक्षा हुई है उसमें जो भी सम्मिलित हुए थे, उसमें जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है। और इसी तारतम्य में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय कुलपति अभी जो वर्तमान में डॉक्टर रवि आर सक्सेना सर हैं, इन्होंने एक बड़ी मुहिम सी चलाई कि जिससे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और जो ऐसी जगहों पर भी जहाँ के विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि शायद इस काउंसलिंग की सूचना और प्रवेश की सूचना उनको पहुंचाने के लिए उनके पास करने के लिए पूरी मुहिम सी चलाई हुई है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आगामी प्रक्रिया मुझे जहाँ तक शेड्यूल जो मुझे मालूम है 16 जुलाई से आरंभ हो रहा है। ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। मतलब अभ्यर्थी MGV के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे लॉगिन करके देख सकता है कि उनको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को कहाँ जाना रहता है और वहाँ पे सब गाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होता है वहाँ पे? विश्वविद्यालय स्तर पर ये प्रक्रिया कराई जाती है और इसके पीछे कारण केवल इतना ही है कि अप्लाई करते समय विद्यार्थी ने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किया अपने आवेदन के साथ, वो आवेदन सही है नहीं है, या मतलब एडमिशन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये व्यवस्था है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और ये विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। और इस बार हमारे इस प्रवेश की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में ही हमारा अभी कैंप ऑफिस है कृषक सभागार में, वहाँ विश्वविद्यालय का कैंप ऑफिस संचालित है। वहीं पर जो है इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन ये उन्हीं बच्चों को इंटरटेन किया जाएगा उस समय जिनको ऑनलाइन ऑलरेडी सीट अलॉटेड हो गई है। हाँ, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है और ऑनलाइन जिन बच्चों को सीट उनके मेरिट के आधार पे, जो PAT का एग्ज़ाम हुआ है उसकी मेरिट के आधार पे उनको सीट अलॉटमेंट, और उन्होंने प्रेफरेंस जो भरा है काउंसलिंग के लिए कॉलेज का, उस प्रेफरेंस के आधार पर उनको सीट अलॉट होती है, कॉलेज अलॉट होता है और उन्हीं बच्चों का जो है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलती है। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं फीस पेमेंट के लिए। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब वो एश्योर करते हैं
कि हाँ अब मुझे एडमिशन लेना है, तो फिर उनके ऑनलाइन सिस्टम में ही उनके पास एक सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कि नाउ यू आर एबल टू फी दी पे। ऑनलाइन ही फी पेमेंट करना है जी। उसमें अपने ही अकाउंट से बच्चों को, ठीक है, उसमें लिंक चला जाता है और उस लिंक से उनको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। जी। फीस कितनी फीस लगेगी, प्राइवेट कॉलेज में हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ये ऑलरेडी उनके अकाउंट में दिखाई देगा। और यदि इतने के बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई संशय है, कोई दुविधा है, तो इसके लिए वहाँ बाकायदे एक पूरी टीम बनी हुई है। माननीय कुलपति महोदय ने इस काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरीके से निगरानी में रखने के लिए और प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत पहुंचाने के लिए उन्होंने बाकायदे एक टीम बनाई हुई है काउंसलिंग की। वो टीम वहाँ पूरी मौजूद रहती है, सारे सदस्य वहाँ रहेंगे और उनकी बच्चों की अगर ऑनलाइन कोई समस्या आती है उसको, उसके रिजॉल्व के लिए या फिर प्रोसेस को समझने में बच्चों को कहीं अगर दिक्कत हो रही है तो इस सारी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए वो टीम वहाँ मतलब पूरे समय मौजूद रहती है। मतलब इवन मेरा तो अनुभव है कि सुबह 8 बजे से लेकर के और वो टीम वहाँ रात को 12-1 बजे तक रहती है। जब तक एक एक बच्चे का निदान नहीं हो जाता है तब तक वो टीम वहाँ काम करती है। जी। तो ये एक अच्छी पहल है और ये माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में ये एक अच्छा काम हो रहा है कि जो बच्चे दूर दराज और दूरस्थ प्रदेश से के कोने कोने से आते हैं उनको इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। अच्छा सर, फीस पेमेंट करने के पहले एक ऑप्शन आता है फ्रीज ऑप्शन। यस। फ्रीज और फ्लोट। यस। तो अभ्यर्थियों को मैंने बहुत डाउट होता है फ्लोट ऑप्शन के लिए। फ्रीज तो क्लियर हो जाता है कि चलिए फ्रीज मतलब वहाँ पे फिक्स जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, फ्रीज कर देगा। लेकिन अभ्यर्थी ये सोचता है कि फ्लोट ऑप्शन का चयन करूंगा तो क्या होगा, क्या मेरे को जो सीट मिला हुआ है वो आगामी चरण काउंसलिंग में निरस्त हो जाएगा, वो कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो मेरा ये कॉलेज निरस्त हो जाएगा क्या। दूसरा ये डाउट होता है कि क्या मेरे को जो कॉलेज प्रेफरेंस मैंने काउंसलिंग के टाइम में फिल किया था उसमें डिमोशन होता है या फिर प्रमोशन होता है फ्लोट ऑप्शन का चयन करते हैं तो। देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो फ्लोट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस में प्रमोशन के लिए है जी। डिमोशन का कहीं कोई चांस नहीं। विद्यार्थी अगर फ्लोट ऑप्शन को चूज करता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं एग्जांपल देता हूं कि यदि किसी विद्यार्थी ने काउंसलिंग के समय 14 कॉलेज का प्रेफरेंस ली, जी ठीक है, तो पहले कॉलेज पे किसी को रखा होगा, दूसरे पे किसी को रखा होगा और उसको 6वां कॉलेज उसके सीक्वेंस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट हो। और अगर वो फ्लोट ऑप्शन में जाता है तो जो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी, नेक्स्ट जी सेकंड काउंसलिंग, तो सेकंड काउंसलिंग में वो बच्चा इंटरटेन किया जाएगा और उसके ऊपर अगर सीट खाली है मेरिट के हिसाब से तो उसका प्रमोशन होकर के उसको हो सकता है कि चौथा ऑप्शन वाला कॉलेज मिल जाए, तीसरे नंबर पे जो उसने रखा है प्रेफरेंस में वो कॉलेज मिल जाए, या हो सकता है फर्स्ट नंबर पे जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज को मिल जाए, उस कॉलेज में उसको उसका प्रवेश। किसी भी दशा में यदि 6वें कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग में उसको मिला हुआ है प्रेफरेंस पे तो वो 7वें 8वें में नहीं जाएगा, वो 6वें में ही बना रहेगा जी। फ्लोट का ये ऑप्शन होता है और ये बहुत अच्छी एक क्वेरी है क्योंकि काउंसलिंग में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फ्लोट ऑप्शन में क्या होगा मेरे साथ, मैं अभी जो मिला है मुझे, मैं उससे नीचे चला जाऊंगा कि उससे ऊपर रहूंगा। तो ये यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि फ्लोट ऑप्शन केवल प्रमोशन के लिए है। आप अगर 6वें प्रेफरेंस में आपने एडमिशन मिला है आपको और अगर ऑप्शन आप ले रहे हैं फ्लोट और ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको सेकंड काउंसलिंग में, सीट्स वैकेंट हैं आपके चॉइस और मेरिट के हिसाब से, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक शिफ्ट होकर के अपने अपर साइड वाले प्रेफरेंस में चले जाएंगे जी। ये होता है। सर एक डाउट और है, स्पॉट काउंसलिंग और सीट कन्वर्जन काउंसलिंग क्या होता है? सीट कन्वर्जन काउंसलिंग क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है? इसके लिए क्या हमको कृषक सभागार MGUV के कैंप ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा फिजिकली? बिल्कुल। स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को उपस्थित होना अति आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जिंग काउंसलिंग के लिए भी आप काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए भी इनविटेशन मांगा जाता है।
स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, जो अप्लाई करेगा वही। अच्छा। और स्पॉट काउंसलिंग आप बिल्कुल वैसे समझिए कि जैसे एक कोई सामान है और सामान की नीलामी हो रही है जी। ठीक है, एक सामान रखा हुआ है, 10 लोग हैं खरीदने वाले, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पॉट काउंसलिंग में, यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्पॉट काउंसलिंग में मैं केवल वहाँ उपस्थित हूँ तो मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले हाँ बोला। ऐसा नहीं है जी। स्पॉट काउंसलिंग में भी वही बच्चे शामिल किए जाते हैं जो पीएटी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी मेरिट भी वहाँ अकाउंटेबल है। अगर कोई बच्चा उस स्पॉट काउंसलिंग के लिए टॉप पर है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। अगर वो डिनाई करता है जी कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, वो भी रिटेन में उससे वहाँ लिया जाएगा। जी। और इस स्पॉट काउंसलिंग में मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्पॉट काउंसलिंग में जाने के बाद कॉलेज को चूज़ करना, सीट को चूज़ करना और उसमें प्रवेश के लिए डिसीजन लेना, ये 3 चरण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि विद्यार्थी के स्तर पर ही और उनके जो परिजन होते हैं वहाँ, ये उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाना है। तो इस स्पॉट काउंसलिंग में बहुत सोच समझ के, ठीक है, अगर किसी कॉलेज की सीट खाली है, आपको जानकारी नहीं है, वहाँ हमारे पूरी टीम रहेगी। उस टीम के किसी भी सदस्य से कांटेक्ट करके वो उस कॉलेज के बारे में जान लें, वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान लें, वहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में जान लें, उसके बाद डिसीजन लें। अच्छा। ये प्रक्रिया, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में के बाद आपके पास कोई चांस नहीं बचता है। मतलब सीट विड्रॉ का ऑप्शन नहीं रहता इसमें? बिल्कुल नहीं, इसमें सीट विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, हाँ या ना। एडमिशन लेना है या तो नहीं? हाँ बोलिए, और नहीं लेना है तो नहीं। सर, सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में क्या होता है? सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में सीट कन्वर्जन का जो मैटर है, वो सीट कन्वर्जन का मैटर है कि जैसा आप जानते हैं कि आरक्षण लागू है जी, और सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अब विद इन दी कैटेगरी अगर कोई सीट बचती है किसी सब कैटेगरी में, ये जो नक्सल अफेक्टेड कोटा है या फिर आपका एक्स सर्विसमैन कोटा है या इसी तरह का और कोई कोटा है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में एडमिशन अगर नहीं लिया है और सीट खाली है, तो ये सारी सीटें फिर ओपन की जाती हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा। लेकिन विद इन दी कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि एसटी कैटेगरी की नक्सल अफेक्टेड अगर कोई सीट है तो हम उसको उठा करके जनरल कैटेगरी में ओपन करें, ऐसा नहीं। अच्छा। वो दैट शीट विल बी कन्वर्टेड, बट इट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। ये बड़ी सटीक जानकारी आपने दी। हाँ। इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती। सबको लगता है कि जो ये सीटें हैं वो सीधा जनरल में हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद भी, सीट कन्वर्जन के बाद भी अगर सीट बचती है, फिर तो विश्वविद्यालय प्रशासन का अपना निर्णय है कि उस सीट को खाली रखेंगे या कैसे भरेंगे। फिर वो तमाम नियम देखे जाते हैं कि किस नियम में हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके आगे वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय होता है जी। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में एक मुहिम सी चलाई गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोने कोने तक जो विद्यार्थी हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय में स्नातक उद्यानिकी के लिए प्रवेश ले सकते हैं, उन तक एक खबर पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मेरे जो व्यूवर्स हैं सर, हाँ। उनका एक कमेंट आया था, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, क्या मुझे एमजीवी में एडमिशन मिल सकता है? तो इसके बारे में आप। पहला जो प्राथमिकता है वो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उन्हीं विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और इनके बाद अगर सीट बचती है तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन का अपना निर्णय है, वो अपने नियमानुसार निर्णय लेकर के और बाहर के विद्यार्थियों को जी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काम आएगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहता हूं
काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खेती किसानी संबंधित नवीन तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आपने जो भी डाउट है उसको कमेंट कर सकते हो।